हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? थोड़ा सा गैप हो गया है, कोई बात नहीं। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया था कि हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी होता है। ये मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि थोड़ा सा मैं आपको इससे फेमिलियर करते हुए चलूँगी। 2-3 दिन का गैप हो गया है। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश की व्यवस्था का लिखित रूप, एक दस्तावेज के रूप में जो होता है, उसी से किसी भी देश की एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल, पार्लियामेंट्री, जुडिशरी, है ना, लॉ, रूल्स, सोसाइटी, कल्चर, है ना, रिलीजियस, उसके आधार पर ही सारा सिस्टम चलता है और वो लिखित रूप में हमारे सामने कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के रूप में होता है, तभी वह कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। ठीक है। अब इसमें मैंने आपको कुछ फंडामेंटल राइट्स भी बताए थे, है ना, जैसे कि इक्वलिटी, जैसे कि फ्रीडम, जैसे कि रिलीजियस, जैसे कि, है ना, तो मैंने आपको 5 या 6 फंडामेंटल राइट्स बताए थे, उनका डिटेल भी बताया था आपको। आज मैंने एक थोड़ी शॉर्ट वीडियो भी डाली है, शायद आपको हेल्प मिले। इसके बाद हम आगे चलते हैं। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या फीचर्स हैं, यानी उसमें क्या क्या दिया हुआ है, हम उसे कैसे जान सकते हैं। तो इसमें है फर्स्ट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो हमारी गवर्नमेंट है वो संसदीय रूप में है, एक पार्लियामेंट के रूप में है, और इस गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हमारी गवर्नमेंट के हेड होते हैं, है ना। PM इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड वर्क फ्रॉम पार्लियामेंट एंड एसोसिएशंस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सच एज फाइनेंस मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर्स। एक्चुअली क्या है, किसी भी गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश की गवर्नमेंट की बात करते हैं हम लोग, तो प्राइम मिनिस्टर हेड होता है, हमारे मोदी जी हैं फॉर एग्जांपल, और उनके साथ में बाकी सारी व्यवस्था को देखने के लिए, बाकी सभी विभागों को, डिपार्टमेंट्स को देखने के लिए उनके साथ में उनकी मिनिस्ट्री होती है। जैसे कि आपने सुना होगा कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स उन सब चीज़ों को देखते हैं जो कि बहुत सेंसिटिव मामले होते हैं हमारे देश के लिए, जिनसे हमारे मतलब राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, नेशनल लेवल के होते हैं। इसमें जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर होता है जो कि वित्त से रिलेटेड होता है, फाइनेंस से रिलेटेड होता है, हमारे बजट का जो जितना भी ब्यौरा है पूरे देश का, पूरे देश की जो इकोनॉमिक है वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की देखरेख में चलती है। इसके साथ ही रेलवे हमारे यहाँ का बहुत बड़ा विभाग है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है ना। तो रेलवे मिनिस्टर हैं। इन सब का जितनी भी व्यवस्था है, जितना भी सिस्टम है, वो सब रेलवे मिनिस्टर देखते हैं। इन्हीं के अलावा पेट्रोलियम मिनिस्टर होते हैं, स्टेट मिनिस्टर होते हैं, मिलिट्री को तो खैर हमारे प्रेसिडेंट देखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट्स हमारी गवर्नमेंट के बटे हुए होते हैं जो कि अपने अपने कार्यों को आराम से करते हैं। फिर है फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब when power of government is divided between two or more level of government, that is central, state और local। इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट है वो 2 या 2 से ज़्यादा विभागों में बटी हुई है। आपने देखा होगा, नॉर्मली आप लोग फेमिलियर हैं, आप जानते हैं, थोड़े छोटे लेकिन सुनते होंगे कि व्हेन पावर ऑफ गवर्नमेंट, जब किसी गवर्नमेंट की पावर 2 या 2 से अधिक लेवल पर डिवाइडेड हो, सेंट्रल, स्टेट और लोकल, ठीक है, तो वो फेडरल गवर्नमेंट या संघवाद कहलाता है। इसमें जैसे हम अपने देश की बात करते हैं तो सेंट्रल, जहाँ पे आप प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स को देखते हैं, और जितने भी राष्ट्रीय स्तर के हमारे डिसीजंस होते हैं या हमारे कुछ पॉलिसीज़ होती हैं वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से चलती है। मान लो किसी दूसरे देश से हमें संधि करनी है, दूसरे देश से हमें मिलना है, अपने देश के लिए कुछ हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, कुछ भी है, तो वो सब कुछ चलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है। और इसके अलावा मिलिट्री से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस हैं, जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, वो सब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से चलेंगी। जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश का करती है, उसी तरीके से फिर आती है स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें आप CM को देखते हैं, ठीक है, या हम कहते हैं फॉर एग्जांपल योगी जी, है ना। तो ये स्टेट लेवल पर होता है। जिस तरह से सेंट्रल लेवल पर पूरे देश की व्यवस्था चलती है, उसकी पॉलिसीज़ बनती हैं, उसके डिसीजंस लिए जाते हैं, उसी तरीके से स्टेट लेवल पर
भी हमारी बॉडी जो गवर्नमेंट बॉडी होती है उसी तरीके से काम करती है। यहाँ पे सीएम होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं और उनके साथ में उनके मिनिस्टर्स होते हैं, लेकिन स्टेट लेवल पर। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश, फॉर एग्जांपल हरियाणा, तो आपने देखा होगा हर स्टेट के अलग अलग सीएम या गृह मंत्री होते हैं और फिर अपने स्टेट में उनकी भी अपने एक मिनिस्टर्स की बॉडी होती है जो कि स्टेट लेवल पर जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड उनकी पॉलिसीज़ होती हैं, उनसे रिलेटेड उनके डिसीजंस होते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी वर्क है वो स्टेट लेवल पर चलता है। इसके साथ में फिर आती है लोकल बॉडी। आपने ग्राम पंचायत, ब्लॉक, मेयर, ये सारी चीज़ें सुनी होंगी, विधायक सुने होंगे, एमएलए, सॉरी ये जो आप मेयर सुने होंगे, है ना, जो कि शहरों में होते हैं, ब्लॉक लेवल पर होते हैं, और ग्राम पंचायत भी होती है जो कि आपने देखा होगा कि गांव, ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। इसके बाद ये लोकल बॉडी अपने एरिया को संभालती है। सिस्टम उसी तरह से चलता है जैसे कि सेंटर में नेशनल लेवल पर, स्टेट में स्टेट लेवल पर, और लोकल बॉडी में जितनी भी लोकल है, यानी ग्राम पंचायत के अंतर्गत जितने भी गांव आते हैं या मेयर के अंतर्गत जितनी भी सिटी होती है, उससे रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी पॉलिसीज़ हैं, जितने भी वर्क उन्हें करना है या उन्हें कोई भी लॉ से रिलेटेड या कोई भी रूल रेगुलेशंस कराना है, वो लोकल बॉडीज़ करते हैं। तो इसीलिए फेडरल गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जिसकी पावर डिवाइडेड होती है इन तीन लेवल पर, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज़, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। फिर हम आते हैं सेक्युलरिज्म। इसमें है व्हेन सिटीजन्स आर फ्री टू अडॉप्ट एनी रिलीजन एंड देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि देश के किसी भी नागरिक को, किसी भी सिटीजन को अपना कोई भी धर्म अपनाने की पूरी स्वतंत्रता है और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन शांतिपूर्वक। दूसरे धर्म की बुराई नहीं, दूसरे धर्म को भड़काऊ भाषण नहीं, ऐसा कोई भी वर्ड या कोई सेंटेंस या कोई बात नहीं कहनी जिससे कि दूसरे धर्म को ठेस पहुँचे और आप अपने धर्म को बढ़ाने के लिए दूसरों को डाउन करने की कोशिश करें। इसीलिए इसमें हर नागरिक को पूरी स्वतंत्रता होती है कि वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म का, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है शांतिपूर्वक, अपने धर्म से संबंधित, जैसे कि मंदिर है, मस्जिद है, आप देखते हैं चर्च है ना, गुरुद्वारे हैं, ये सब चीज़ें वो बना सकते हैं, लेकिन इसके पीछे शर्त है कि दूसरे धर्म को किसी तरह की भी हानि नहीं होनी चाहिए या उससे रिलेटेड कोई भी गलत जो सेंटेंस है या गलत व्यूज़ नहीं रखने चाहिए या कोई भड़काऊ भाषण नहीं देना चाहिए। ये हमारी लिमिटेशंस होती हैं। तो ये धर्मनिरपेक्ष होता है और इसमें गवर्नमेंट कोई भी हस्तक्षेप या कोई इंटरफेरेंस नहीं करती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं सिंगल सिटीजनशिप। आपने देखा होगा एवरी इंडिविजुअल हैज़ द राइट ऑफ टेकिंग ओनली वन सिटीजनशिप ऑफ एनी कंट्री, यानी किसी भी देश की सिटीजनशिप यानी नागरिकता, एक ही तरह की नागरिकता होती है। लेकिन हमने कई कई जो बड़े देश हैं, मैंने देखा है, मतलब पढ़ा है, देखा नहीं सॉरी, जैसे अमेरिका है ना, आप देखते हैं उसमें स्टेट लेवल पे भी सिटीजनशिप लेनी पड़ती है, स्टेट की भी लेनी पड़ती है और सेंटर की भी। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या है कि एक ही सिटीजन, हम भारत के नागरिक हैं, दैट्स ऑल। हम संविधान में भी भारत के नागरिक हैं, हम प्रैक्टिकल भी भारत के नागरिक हैं। हम किसी स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट का नहीं कहेंगे कि हम तो उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, हम तो हरियाणा के नागरिक हैं, ऐसा नहीं है। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारत के नागरिक हैं, ठीक है। तो सिंगल सिटीजनशिप का इसमें प्रावधान होता है। फिर सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर को मैं थोड़ा सा, यहाँ जगह कम थी तो मैं यहाँ समझाने की कोशिश करती हूँ। वैसे तो डायग्राम में ऊपर बना सकती थी और कोई बात नहीं, इसी को यहीं से समझते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर यानी किस तरीके से जो गवर्नमेंट की पावर है वो किस तरीके से डिवाइड है, सेपरेट है एक दूसरे से। व्हेन द पावर्स आर सेपरेटेड बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। देखिए हमारे देश की जो गवर्नमेंट है, जो पावर है वो डिवाइड है हर, मतलब 3 पार्ट में। कैसे? सबसे पहले लेजिस्लेटिव है ना, लेजिस्लेटिव यानी कि जहाँ पर लेजिस्लेटिव क्या करती है, बॉडी दैट मेक्स लॉ, मतलब लेजिस्लेटिव में हमारे देश के लिए लॉ और कानून बनाए जाते हैं, जिसमें कि क्या बन गया,
पार्लियामेंट। आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में नेचुरली इनसे हमारे देश के लॉ और कानून बनते हैं, हमारे चुने हुए लोग आते हैं, इलेक्टेड लोग आते हैं और वो ही मिलकर कानून बनाते हैं। इसके साथ है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होती है? एग्जीक्यूटिव बॉडी हु एग्जीक्यूट लॉज। एग्जाम्पल के लिए पुलिस, इन्होंने बनाया और इन्होंने लागू करवाया, ठीक है, इन्होंने बनाया और इन्होंने लागू करवाया। जैसे कि पुलिस का काम होता है, फॉर एग्जांपल इसका आप बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि हमारे रूल रेगुलेशंस क्या हैं। जैसे हम फंडामेंटल राइट्स पे आते हैं, हमें फ्रीडम है कहीं भी खड़े होने की, किसी से बात करने की, ग्रुप में मिलने की, लेकिन उस ग्रुप में जब हम मिलते हैं या हम बात करते हैं तो वो देशद्रोही नहीं होनी चाहिए, भड़काऊ नहीं होनी चाहिए, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो रूल रेगुलेशन को फॉलो कौन कराएगा? पुलिस। कौन फॉलो कराता है? पुलिस। तो ये जो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, ये उन रूल्स को, उन कानूनों को जो कि हमारी संसद, हमारी पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए हैं, उनको ये मतलब पब्लिक के बीच में, देश में लागू कराने का काम करती है। अब आती है जुडिशरी, न्यायपालिका। आपने सुना होगा जुडिशरी, ये इंटरपेरेंट एंड मतलब जो जुडिशरी है वो बिल्कुल स्वतंत्र है। हमारी न्यायपालिका के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता गवर्नमेंट का। हमारी न्यायपालिका बाकी सब चीज़ों से बिल्कुल स्वतंत्र इसलिए है क्या कि वो निष्पक्ष न्याय कर सके, निष्पक्ष लॉ और ऑर्डर को मेंटेन कर सके। इसीलिए गवर्नमेंट से या बाकी सब चीज़ों से हमारी न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। उनके अपने निष्पक्ष, आपने कई बार सुना होगा टीवी पे भी कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को दहाड़ लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने इस नेता को ये बोला, सुप्रीम कोर्ट ने इसको ये बोला कि आप ऐसे नहीं करोगे, सुप्रीम कोर्ट ने आपने, है ना, या किसी भी कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है उस इंसान को, जिसमें आप लीडर भी मान सकते हो, कोई भी जो देश से रिलेटेड कोई भी ऐसा, तो आप कई बार सुनते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप इतने दिन तक हमें ये वाले डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराइए, आप इतने दिन से कहाँ थे। यानी यही एक ऐसी बॉडी है हमारे देश में जो पूरी तरीके से इन सब चीज़ों से स्वतंत्र है और स्वतंत्र निष्पक्ष होकर काम करती है। अगर किसी भी नागरिक को, किसी भी देश के व्यक्ति को, चाहे वो बहुत हाई लेवल पे हो, चाहे वो लो लेवल पर हो, वो हमारी जुडिशरी के सामने इक्वल है, समान है, ठीक है। और इसके अलावा जो मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स उस दिन बताए थे, फंडामेंटल राइट्स की जो सुरक्षा है वो भी हमारी जुडिशरी के द्वारा ही होती है। अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, उसे कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो सीधा जाकर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, ठीक है। तो उसके जो अधिकार हैं, जो राइट्स हैं, उनकी जो सुरक्षा है वो इस जुडिशरी के द्वारा होती है। तो इस तरीके से हमारे देश की व्यवस्था को, जो फीचर्स हैं मेन वो ये है, और हमारे देश की पूरी व्यवस्था को, जिसमें कि 3 पार्टों में बांटा गया है, और ये तीनों इंडिपेंडेंट हैं और एक दूसरे से जुड़े भी हुए हैं, और पूरा बहुत अच्छी तरीके से देश की व्यवस्था को ये संचालित करते हैं या उसको सिस्टम को फॉलो कराते हैं। और एक मैं आपको बता दूं कि जो भी है, जो हमारे देश में, अब हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, पार्लियामेंट को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, मैं छोटा छोटा इसलिए आपको पढ़ा रही हूँ क्योंकि ना अगर मैं बहुत सारा पढ़ाऊँगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये इतने इतने पार्ट्स को पढ़ाने का मतलब मेरा ये है कि आप 10 मिनट भी इस क्लास को सुन लेंगे, 10 मिनट भी, तो मुझे नहीं लगता कि आपके दिमाग से ये सारी चीज़ें हटेंगी, है ना। 10 मिनट एक दिन देख लो, 5 मिनट देख लो, क्योंकि वीडियो एक स्टोरी की तरह हम लोग जब पढ़ाने की कोशिश करते हैं, हम ये नहीं है कि आपको प्रेशर डालें या जो कुछ किताबों में लिखा हो उसको उठा के उसी की लैंग्वेज, कोशिश ये की जाती है कि अपनी लैंग्वेज में, जो आपकी भाषा है, हमारी लैंग्वेज है, उसमें आपको चीज़ों को एज ए स्टोरी की तरह समझाया जाए, ताकि आप इसको ईजी से समझ पाएँ और इसको जान पाएँ, और ऐसे ही बातों बातों में आप अपनी नॉलेज को, किसी भी रिलेटेड सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज को जान सकें और उसको अपने एग्ज़ाम की तैयारी में हेल्प कर सकें। और अभी मैं लास्ट में बस ये कहूँगी कि नेक्स्ट क्लास हम लेंगे, उसमें आपका इसके आगे वाले पार्ट में आपको कराऊंगी। और अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, अपने व्यूज़ दें, है ना, मुझे फीडबैक दें ताकि मैं इसको और अच्छा करने की कोशिश करूं। फंडामेंटल राइट्स की मैंने शॉर्ट वीडियो आज डाली है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको इसे समझ में आ जाएगी। और थोड़ा थोड़ा देखते रहिए और चलते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।